हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन संभव स्टील ट्यूब्स का जो आईपीओ है इसके बारे में एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा क्या है कि कंपनी प्रॉफिट करती है कि लॉस करती है, ये सारी डिटेल्स अपन यहाँ पे देखेंगे। फिर कंपनी की वैल्यूएशन क्या है कि कंपनी महंगी आ रही है कि सस्ती आ रही है, ये डेटा को अपन चेक करेंगे। इसके बाद अपन कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इससे रिलेटेड डिटेल्स वगैरह जैसे डेट्स वगैरह हो गई या कितना इश्यूज आए थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो कंपनी की बात कर ली जाए तो कंपनी यहाँ पे स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड ब्लैक पाइप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन तरीके के जो पाइप्स होते हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होते हैं। यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे ये मटेरियल यूज़ होता है। तो इस मटेरियल को यहाँ पे कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अपन चेक कर लेते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट लॉस कर रही है। तो इधर पे अपन को 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का डेटा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे रेवेन्यू को देखेंगे कि रेवेन्यू कितना अर्न कर रही है कंपनी। तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 820 करोड़, ये यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 939 करोड़। उसके बाद 2024 में फर्दर इंक्रीज़ हुआ है 1289 करोड़ का। और अगर 9 मंथ का डेटा अपन देखते हैं तो यहाँ पे 1018 करोड़ का यहाँ पे डेटा है। अब इसी डेटा को अगर अपन यहाँ पे ये 31 मार्च 2000 अगर अपन 25 का डेटा तक अनुमान लगा के चलते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कि ये तो 9 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे 1018 करोड़ के आसपास। अगर अपन इसको अगर 12 मंथ्स का डेटा लेके चलते हैं इसी के ट्रेंड के हिसाब से, तो यहाँ पे 1300 करोड़ के आसपास का ये अपन को रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। ये केवल एक प्रेडिक्शन है। तो इन डेटा के हिसाब से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अपने कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू में अपन को ग्रोथ दिखाई दे रही। अब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना भी ज़रूरी होता है कि रेवेन्यू तो कंपनी ने अर्न कर लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि खर्चे कुछ ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट कंपनी कमा ना पाए, उसके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाता है। तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 72 करोड़। अब देखिए यहाँ पे जो 2023 है यहाँ पे डिप आया है, मतलब 60 करोड़ यहाँ पे जो है ये कम हुआ है पिछले साल से। तो जैसे अपन ने देखा कि रेवेन्यू में तो अपन को यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है 820 करोड़ से 939 करोड़, लेकिन अपन का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन को डिक्रीज मिला है। इसका मतलब कंपनी के खर्चे यहाँ पे 2023 में ज़्यादा हैं। अब वहीं अगर अपन 2023 से 2024 देखते हैं तो फर्दर अपन का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अपना प्रॉफिट बढ़ा है। अब 9 मंथ्स का डेटा जो 2024 का है उसमें अपन को 40 करोड़ का प्रॉफिट है। इसी ट्रेंड को देखते हुए अगर अपन प्रेडिक्ट करें कि 12 मंथ्स का डेटा कितना हो सकते हैं, तो यहाँ पे अपन 53 करोड़ के आसपास का डेटा यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए रेवेन्यू में तो अपन को कंटिन्यूस अपन को अपट्रेंड दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे 2022 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो था, उसके बाद यहाँ पे डिप आया 2023 में, फिर बढ़ा 2024 में, उसके बाद यहाँ पे फिर से कम होता हुआ या फिर फ्लैट होता हुआ अपन को दिखाई दे रहा है 2025 में। तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो कंपनी अपना अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो इतनी हाई रेंट पे नहीं है। अब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है वो डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में 241 करोड़ का, और रिसेंटली अगर अपन देखें तो ये इंक्रीज होकर 619 करोड़ हो गया। तो कंपनी का जो लोन बुक है वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। तो देखिए रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट फ्लैट है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि कंपनी थोड़ा सा हो सकता है आगे जाके भी फ्लैट परफॉर्मेंस दे। लेकिन यहाँ पे लोन भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए अगर रेवेन्यू इंक्रीज करे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज करे तो यहाँ पे लोन इंक्रीज करता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे इंक्रीज इतना नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लोन भी है जो एक दिक्कत पैदा कर सकता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 25.42% का ये डेटा अपन कह सकते हैं कि अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 17.6% है, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.80 है। ठीक है, डेब्ट तो ज़्यादा है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये डेटा फिर भी ओके डेटा है। और साथ में यहाँ पे जो कंपनी का जो आईपीओ आएगा, इससे कंपनी अपना जो बोरोइंग्स है वो थोड़ा और कम करेगी, तो इससे यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो और फर्दर इम्प्रूव हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसा 25.42%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कह सकते हैं ओके डेटा है यहाँ पे, जिसको अपन ओके डेटा कह सकते हैं 6.41% का। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वैल्यूएशन की, कंपनी कितनी वैल्यूएशन पर
अपना आईपीओ लेके आ रही है। क्योंकि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की होगी और मार्केट में 10 रुपए की मिल रही होगी और कंपनी अगर उसको 10 रुपए पे ही देके आएगी, तो जो नया प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या रहेगी? उसकी डिमांड कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी 10 रुपए में अपन को मिल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे 10 रुपए की जगह कंपनी 8 रुपए का प्रोडक्ट लेके आएगी जो मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, तो ऐसे में 60 रुपए वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो यही अपन कंपनी के शेयर प्राइस को लेके भी चेक करते हैं। उसका जो इंडिकेटर है वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब अपन अगर कंपनी अपन को अगर 1 रुपये कमा के दे रही है, तो उसके लिए अपन कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं एक शेयर के ऊपर, तो इससे अपन चेक करते हैं। तो आईपीओ के बाद यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा वो 44 का हो जाएगा। देखिए वैसे तो ये वैल्यूएशन ऑलरेडी आई है जो 44 का पी रेशियो पर आ रही है, पर एक बार अपन जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनको अपन पीयर्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनसे अपन कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अपने कंपनी का आईपीओ यहाँ पे है 44 के आसपास का। और देखिए सिर्फ एक कंपनी का जो पी रेशियो है वो ज़्यादा है 68 का। बाकी जितने भी यहाँ पे कंपनीज हैं इन सब का पी रेशियो अपनी कंपनी का जो पी रेशियो है इससे कम है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है, इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो 24-25 के आसपास यहाँ पे रहता है। और अपनी कंपनी का जो पी रेशियो है वो 44 का है। कहने का मतलब है अपनी कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ लेकर आ रही है वो हाई वैल्यूएशन पर लेके आ रही है। और वैल्यूएशन के साथ साथ अपन एक बार कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आगे चेक करते हैं, फिर अपन डिसाइड करेंगे। तो कंपनी का आईपीओ 25 जून से स्टार्ट हो चुका है, 27 जून को एंड होगा। तो एचडीपी की जो आईपीओ है उसके साथ ही आईपीओ क्लैश करने वाला है। अलॉटमेंट कंपनी का यहाँ पे 30 जून को हो जाएगा और लिस्टिंग यहाँ पे 2 जुलाई को हो जाएगी। कंपनी के प्राइसमेंट की बात करी जाए तो 82 रुपीज़ का ये जो प्राइस पर आ रही है। इस 82 रुपीज़ पर अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो देखिए स्टार्टिंग में जो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 11 रुपये से स्टार्ट हुआ था। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 13.4% के आसपास। फिर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिप आया, मतलब नीचे आया। कितने पे आया? 8 रुपये पे आया। 8 रुपये से फिर से नीचे आया, कितना आया? 7 रुपये पे आया। फिर ये फर्दर नीचे आया, 5 रुपये पे आया। तो 5 रुपये से अब इसमें अपन को थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कितनी? 10 रुपये की। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज अपना निकल के आएगा 12.2%। तो यहाँ पे देखिए ये जो इतना जो डाउनटर्न आया है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, ये मार्केट में जो इतना वोलेटिलिटी है जिसके वजह से मार्केट अप डाउन इतने रिसेंटली हो रहा है, उसके वजह से अपन को ग्रे मार्केट में इतना ज़्यादा दिखाई दिया। अब मार्केट थोड़ा अच्छा कर रहा है तो इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन जब ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, और कंपनी की वैल्यूएशन जो अपनी है, वैल्यूएशन भी जब इतनी हाई है, तो ऐसे केस में हमको इस आईपीओ में इतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का भले ही यहाँ पे कितना है ₹10 और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 12.2% है, लेकिन अगर अपन रिस्क टू रिवॉर्ड अपन देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ऐसे कंपनीज़ के आईपीओ को आप या फिर मैं तो इस कंपनी के आईपीओ को रिजेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, वो इससे सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो यहाँ पे अपन को ऐसे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मार्केट अच्छा कर रहा है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। लेकिन मान लीजिए अगर ये आईपीओ आपका डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या आप इस कंपनी को लेके चलेंगे आगे? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी तो अभी के हिसाब से नहीं लग रही है। तो ऐसे आपको देखना होता है कि अगर आप किसी में आईपीओ में अप्लाई करें तो क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सही है, या जो करंट उसकी वैल्यूएशन है क्या वो रखने लायक है। तो अपन को ऐसे एनालाइज करके भी चीज़ें चलना पड़ता है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल सलाह लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। ये वीडियो प्योर मेरा आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से, ताकि आप चीज़ें सीखें कि मैं किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करता हूँ कोई भी आईपीओ सेलेक्ट करने से पहले। तो आपके क्या डिसीजन है इस आईपीओ में, मेरे को नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।